हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए समझते हैं अगला पार्ट, अगला सेशन। हम लोग इस वक्त फिजिकल वर्ल्ड को समझ रहे हैं और फिजिक्स के इस सब्जेक्ट को जानने की कोशिश में हम लोग का ये थर्ड लेक्चर है। ये हमारा चैप्टर नहीं है, बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। चलिए समझते हैं क्या है ये। द कनेक्शंस बिटवीन द फिजिक्स टेक्नोलॉजी कैन बी सीन इन मैनी एग्जाम्पल्स। बहुत सारे उदाहरणों के जरिए हम लोग समझ सकते हैं इन बातों को। समटाइम्स टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू फिजिक्स, एट अदर टाइम्स फिजिक्स जनरेट्स न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए क्या होता है ना कि कुछ वक्त ऐसा भी देखा जाएगा कि टेक्नोलॉजी एक नए फिजिक्स को आपके सामने रखता है, या अदर टाइम्स हम कह सकते हैं फिजिक्स जनरेट अ न्यू टेक्नोलॉजी। फिजिक्स के कारण नई टेक्नोलॉजी जो है वो सामने आती है। नई टेक्नोलॉजी मतलब क्या, न्यू टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? यार देखो कैसा है ना, जितने भी नए नए इन्वेंशंस होते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स बनते हैं या न्यू डिवाइसेस बनते हैं, वो अपने आप में एक न्यू टेक्नोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन आ गया, तो उस एप्लीकेशन की वजह से आप लोगों को क्या बेनिफिट हुए हैं, लाइक बैंकिंग के हुए या फिर मनी ट्रांसफ़र या चैटिंग के अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस आते हैं। तो हाल फिलहाल जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं, वो एक तरह का नया इन्वेंशन होता है, राइट? तो उस इन्वेंशन को समझते वक्त में बच्चे क्या करते हैं, उसको लाइक कि एक नई टेक्नोलॉजी है इसी नाम से जानते हैं। मोबाइल तो चेंज नहीं हुआ, मोबाइल का स्ट्रक्चर तो सेम था, लेकिन फिर भी डिवाइस के अंदर के कुछ सॉफ्टवेयर बदल जाते हैं। या कई घटनाएं ऐसे भी हैं जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि पूरा डिवाइस ही बदल जाता है। कि मोबाइल के अलावा भी कुछ और ऐसे डिवाइसेस आ चुके हैं। वो एक वॉच आई है, रिस्ट वॉच आई है, जिसके अंदर मोबाइल के सारे फीचर आ गए। तो इस तरह की कई एडवांस टेक्नोलॉजीज से हम लोग इस दौर में इस वक्त गुजरते हैं। चलिए देखते हैं आगे। द डिसिप्लिन्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स अरोज फ्रॉम द नीड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द हीट इंजन। किसी भी हीट इंजन को समझना या उसे परखना या फिर उसके साथ में काम करना, तो आप लोगों को पता चल जाता है कि यार हीट इंजन है तो डेफिनेटली फ्यूल ज़्यादा खाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इसने फ्यूल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए या कम फ्यूल में अच्छा वर्क करना चाहिए, so what we have to do, basically we have to do like we will go through the rules of the thermodynamics। थर्मोडायनेमिक्स के जो सिद्धांत हमें समझाते हैं, रूल्स हमें दिखाते हैं, हम उसी के साथ चलेंगे। हम उसे वॉयलेट तो नहीं कर सकते। देखिए दुनिया में ऐसा इंजन तो आज तक बना ही नहीं कि जो 100% वर्क डन करे, कि भाई उसने कंजम्पशन कुछ भी नहीं किया और वर्क डन पूरा कर रहा है। ऐसा तो होता नहीं है ना। यानी आप गाड़ी चलाइए, गाड़ी चलाते वक्त में आपको पता है कि जैसे थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ में लिखा है कि गाड़ी चलेगी, लेकिन वो गर्म भी होगा। इंजन गर्म होगा, इंजन आवाज़ देगा, यू नो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये होती ही है, राइट? सो हम लोगों को हीट इंजन से रिलेटेड अगर कुछ अंडरस्टैंड करना है, तो उसमें और इम्प्रूवमेंट करना है, तो हमें थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स को समझना होता है, ज़रूरी होता है, हम लोगों के लिए हो जाता है। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के कुछ एग्जांपल्स है। स्टीम इंजन, एज वी नो, इज अ inspirable from the industrial revolution in England in the 18th century, which had great impact on the course of the human civilization। भाई स्टीम इंजन बनाया गया सबसे पहले 18 सेंचुरी में। और जेम्स वैट ने जो वर्कआउट किया था स्टीम इंजन में, जिसके बाद में हमको पता है कि रेलवेज भी बनी, और उसके बाद हमारे लिए काफ़ी हद तक बेहतर ज़िंदगी बनी, हमारी लाइफ आसान हो गई। तो जेम्स वैट ने जब स्टीम इंजन बनाया था, तो स्टीम इंजन आज के तारीख तक, मतलब 2021 तक, एक बहुत बड़ी क्रांति है हम लोग के लिए। एक बहुत बड़ा हमारे लाइफस्टाइल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर चुका है स्टीम इंजन, जिसकी वजह से बहुत सारे काम हमारे जो है वो आसान हो गए थे। द वायरलेस कम्युनिकेशन, ये तो सबसे बड़ी मेथड है, आपको पता है इसके बारे में। टेक्नोलॉजी दैट फॉलोज द डिस्कवरी ऑफ द बेसिक ऑन ऑफ बेसिस ऑफ द लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ी देन अगर हम कहें, तो मैं कहूँ कि यार यही है। यही 2G 3G 4G 5G, अब ये जो आने वाला है, यही हम लोग के लिए बड़ी देन है। ये हम लोग के लिए हम कह सकते हैं कि फिज़िक्स का बहुत बड़ा वरदान है। टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने इतने नज़दीक से देखा है, और अब तो बहुत अच्छे से पहचानते हैं हम लोग कि टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे वर्कआउट करती है, हाउ यू नो टू गेट फैमिलियर इजीली विद द टेक्नोलॉजी। ये सब हम लोग पहचान चुके हैं, राइट? चलिए आगे देखते हैं और क्या है।
Examples कुछ और है. Physics giving rise to the technology is the silicon chip that triggered the computer revolution in the last 3 decades. Obviously IC जिसको कहते हैं हम लोग, या सिलिकॉन वेफर चिप्स के ऊपर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स खड़ा है, चाहे फिर आपके मोबाइल का सिम कार्ड है, मेमोरी कार्ड है, जितनी भी मेथड्स आज डेवलप्ड हैं मेमोरी से रिलेटेड कंप्यूटर के अंदर, वो सारे के सारे इस बात की गवाह है कि 20वीं शताब्दी में सबसे बेहतर अगर कुछ डेवलप हुआ है तो वो है कंप्यूटर, वो है मोबाइल आपका, वो है कम्युनिकेशन की मेथड हमारी. ये बड़ी देन है 20वीं शताब्दी की. हम लोग को मानना होगा इस बात को कि हाँ ऐसा ही हुआ है. सिलिकॉन चिप्स जो है, सिलिकॉन चिप्स क्यों कहा गया? देखिए बेटा, आईसी को सिलिकॉन चिप्स बोला गया है और कुछ नहीं है इसका मीनिंग. आईसी जो होती है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उसे सिलिकॉन चिप्स कहा गया है. और उसी वजह से हम लोगों का जो इवोल्यूशन है वो और भी बहुत अच्छे स्तर पर, अच्छे लेवल पर हम लोग कहते हैं कि हो गया है. वेल, सिलिकॉन चिप्स के अलावा the most significant area to which physics has and will contribute to the development of alternative energy resources. हमने ये भी देखा कि हम और कितने अलग अलग तरह के एनर्जी के रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं. हमने उसको ढूंढा, हमने उस पर काम किया, हमने हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ की रिसर्च करने के बाद फ्यूल्स भी बनाए गाड़ियों को चलाने के लिए. अभी हाल ही में बायोडीजल भी डेवलप हुआ है, राइट, क्योंकि डीजल जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा था. The fossil fuels of the plants and dwindling fast are dwindling fast, and there is an urgent need of to discover new affordable source of energy. हमें पता है कि पेट्रोल और डीजल दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है. 2050 तक शायद पेट्रोल और डीजल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा कि हमारी नीड पूरी नहीं हो पाएगी. तब उस वक्त क्या करेंगे? तो उससे पहले ही हमने हमारे लिए नए रिसोर्स बनाने शुरू कर दिए. जैसे कि आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली बाइक मार्केट में आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली कार मार्केट में आ गई है. वैसे ही सोलर पे चलने वाले अलग अलग टाइप के उपकरण, अलग अलग डिवाइसेस, ये आने वाले दिनों की हमारी नीड बनने वाले हैं. वेल, इसके अलावा द प्रोग्रेस ऑफ अ साइंस इज अनस्टॉपेबल. इन शॉर्ट, इसका कोई अंत नहीं है ना. फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. इस निसर्ग को समझना और इसके नियमों को अच्छे से जानना, इसी का नाम फिजिक्स होता है. फिजिसिस्ट ट्राई टू डिस्कवर द रूल्स दैट आर ऑपरेटिंग इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑफ कोर्स एनालिसिस. किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना, उस पर उसको ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, ये सब करके हम लोग आगे बढ़ते हैं. धीरे धीरे हम लोग हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप करते हैं. और इसे डेवलप करने के कोशिश में आज इंसान काफ़ी दूर आ चुका है. ऑलमोस्ट हर चीज़ का सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है. और फिर कुछ चीज़ें हम देखते हैं. मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द सोसाइटी बाय सम फिजिसिस्ट, जैसे नेम है आर्किमेडिक्स, प्रिंसिपल ऑफ बयान्सी, प्रिंसिपल ऑफ द लीवर. ऑब्वियसली जिन्होंने जो लॉजिक लगाया उसके भरोसे पर आज इतनी बड़ी बड़ी जहाज़, इतनी बड़ी बड़ी शिप पानी में तैरती हैं और वो डूबती नहीं है. गैलीलियो गैली, जिन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में लिखा, जिसके ऊपर न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन बनाए थे. क्रिश्चियन हाइजीन्स, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट की थ्योरी को उन्होंने समझाया. उन्होंने पहली बार बताया कि लाइट वेव्स का नाम है. लाइट आइजैक न्यूटन के बाद, जैसे आइजैक न्यूटन ने पार्टिकल कहा था लाइट को, तो हाइजीन ने उसे वेव का नाम दिया. और आज भी हम समझते हैं कि लाइट इज़ अ वेव. आइजैक न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जैसी चीज़ें हमें प्रदान की. माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मैकेनिज्म को समझाया, उस पर लॉ लिखा. इसके अलावा वोल्फगंग पॉली, इन्होंने एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बनाया, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जिसके बारे में आप लोग आगे एजुकेशन में हमारे देखेंगे. इनरिको फर्मी कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में लिखा है. वर्नर हिंसबर्ग, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में दुनिया को समझाया. पॉली डिरैक, इन्होंने रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटम स्टैटिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इसके बारे में स्टडी कराया है. एडविन हबल, ये वही हबल है जिनके नाम से टेलीस्कोप रखा हुआ है, हबल टेलीस्कोप. एक्सपांडिंग यूनिवर्स, इस पूरी कायनात को समझने में बहुत 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 बड़ा रोल है इनका भी.
वेल मैरी क्यूरी, जिन्होंने, आपको पता होगा कि मैग्नेट से रिलेटेड रिसर्च की थी, साथ ही साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को भी इन्होंने ढूंढा था, राइट। रेडियम एंड पोलोनियम जिसको कहते हैं हम लोग, इनकी स्टडी की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का हम लोगों का अध्ययन कराया। रुदरफोर्ड में न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम का अध्ययन कराया। नील बोर्स ने क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था। और सीवी रमन, जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे 1930 में, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द मॉलिक्यूल्स, इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की थी। कुछ सिंपल सिंपल से सवाल है, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, सीवी रमन को लेकर क्वेश्चन था। इसके बाद इसे आप लोग शांति से पढ़ लेना, मैं फटाफट ज़रा आगे निकल रहा हूँ, क्योंकि एक ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, नीट में इस तरह के पेपर के क्वेश्चन हमें नहीं देखने को मिलेंगे। वेल, स्लाइड्स तो क्लियर हुई है, मैं और कुछ स्लाइड लगाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। बच्चों, लाइव क्लासेस ना बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दिए जाएंगे। फिलहाल हम लोग लाइव क्लासेस कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ा वक्त का तकाता है, वक्त का थोड़ा सा पाबंदी है, लेकिन बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस में हम लोग मिलेंगे। कुछ दिन तब तक आप लोग रिकॉर्डेड क्लासेस है, बट ठीक है, चल जाता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और आपके क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए, मैं उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए समझते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में आगे बढ़ते हुए, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, इस नेचर में कौन से फंडामेंटल फोर्सेस पाए जाते हैं? कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। 4, ठीक है। ओके, सो आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर, ग्रेविटेशन, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, इनका सारा खेल हम लोगों को समझ में आया। न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद हमने देखा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करने का काम करते हैं, इसको हमने पढ़ा। वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसी में हमें समझ में आया कि इसमें भी एक और कैटेगरी हो सकती है जो वीक न्यूक्लियर फोर्स को दर्शाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसके अंदर ऑफ कोर्स हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, कहीं ना कहीं इनसे डील करने वाली चीज़ों को पढ़ते हैं। वेल, फोटोन को स्टडी किया जाता है, फोटोन एंड न्यूट्रॉन का स्टडी होता है, एटम, लाइट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो बड़े लेवल पे डिटेल में हम लोगों को इसमें पढ़नी होती है। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख पा रहे हैं इस वक्त, well, which of the following are the fundamental forces in nature? So, you know, both A and B, gravitational as well as strong nuclear force. Dash force plays a key role in the formation of galaxy. किसकी वजह से है? ग्रेविटेशन की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स? तो न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा। The force of attraction between the earth and any other bodies of this universe is known as force of gravity or gravitational forces, right? So gravitational forces bends the solar system to, पूरे सोलर सिस्टम को चलाने का ठेका लिया हुआ है भाई ग्रेविटेशनल फोर्स ने, और क्या? इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्चुअल ऑफ देयर मासेस। इट इज़ ए यूनिवर्सल फोर्स, सारी दुनिया के लिए एक जैसी चीज़ है ये, कहीं बदलती नहीं है, कहीं ज़्यादा या कहीं कम नहीं होती। एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस दिस फोर्सेस ड्यू टू द every other object in the universe, and that is due to their masses. In a particular, gravity governs the motion of the moon and artificial satellite around the earth, motion of the earth and planet around the obviously sun. It plays a key role in the formation and evolution of the star, galaxies, galactic cluster. ये सारी दुनिया बनी है तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन फोर्स का सबसे बड़ा हाथ। Laws of gravitation has a symmetry because it is same at any place in nature. इस दुनिया में कहीं पर भी जाइए, ये ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है ये एक जैसा सेम पाया जाता है, अलग अलग नहीं होता। What are the properties of gravitational forces? Gravitational force between the two bodies forms an action and reaction pair, that is न्यूटन के थर्ड लॉ को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। The forces are equal in magnitude but opposite in direction. Gravitational force between two bodies is independent on the nature of the medium. ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, you know. Gravitational force is negligible in case of the very light bodies, यानी जिसके मासेस हैं वही ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं।
What are the properties of gravitational force? Gravitational force are appreciable in a case of massive bodies like star, planets. It is the weakest force among all the forces but has the longest range. ये बहुत कमज़ोर फोर्स माना जाता है लेकिन इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है. It is conservative force in nature. ठीक है. So that we can say this force cannot be converted into another form. It is communicated through the gravitons. It is mass dependent and charge independent. चार्ज से कोई मतलब नहीं रहता. चलिए, gravitational force is a force of attraction between the earth and the other bodies. Which of the following is the properties of gravitational forces? सारे के सारे प्रॉपर्टीज इस वक्त जो दिखाई गई हैं स्क्रीन पर ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी में गिनी जाती है. Which of the following has a symmetry law of gravitation? वैसे ही कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में होता है. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे को छोड़ के रह नहीं सकते. सबसे पहली बात, जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां मैग्नेटिज्म आता है, जहां मैग्नेटिज्म है वहां इलेक्ट्रिसिटी आती है. राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को लेकर जो फोर्स बने उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है. चलिए देखते हैं. The force of attraction or repulsion between the two electric charge or the charged bodies are known as electromagnetic forces. जैसे आप इस वक्त स्क्रीन पे आपके देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डेफिनेटली मूव करते हैं. मैं अपने आप को थोड़ा गायब कर लूँ. जी हाँ, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. एक डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश हो रही है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं. होल्ड द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर प्लेन. ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं. What are the properties of electromagnetic forces? It is both attractive as well repulsive. लेकिन ग्रेविटेशन सिर्फ अट्रैक्टिव था, रिपल्सिव नहीं था. It is a long range force and conservative just like a gravitational force. It is of about 10 to about 36 times stronger than the gravitation. सोच लो यार कि ग्रेविटेशन से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये. 10 to about 36 कोई लेवल है? बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल. दो पार्टिकल के बीच में बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स पाया जाता है. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में आगे चलते हैं. इट एक्ट्स थ्रू द इलेक्ट्रिक as well as magnetic field. It is mass independent force. According to the quantum field theory, electromagnetic forces between the two charge is mediated by the exchange of the photons. क्वांटम फील्ड थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों एग्जिस्ट करता है दो चार्ज के बीच में? क्योंकि वो एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स करते हैं, फोटोन को एक्सचेंज करते हैं दो चार्ज पार्टिकल्स. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज force of attraction between two charged bodies, force of repulsion between the two charged bodies. The properties of electromagnetic force is all the above characters. It acts through the electric, magnetic field and mass independent force, strong nuclear force. So, the attracting forces between the nucleons inside the nucleus is called nuclear force. Nuclear forces are of two types, strong nuclear and of course weak nuclear forces. चलिए समझते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर क्या होता है. व्हाट आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? द फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इनके बीच में जो फोर्स पाया जाता है उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है. ओके, चलते हैं आगे. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? मैं इसलिए ज़्यादा स्पीड में कंप्लीट करा रहा हूँ क्योंकि ये सब इंट्रोडक्शन है. ये हमारा चैप्टर नहीं है. अभी चैप्टर को आने के लिए अभी बहुत वक्त है. अगर मैं सही हूँ तो एक लेक्चर कम से कम और. दे आर ऑफ अ शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द न्यूक्लियस. इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल द फंडामेंटल फोर्सेज हैविंग अ रेंज 1 femtometer 10⁻⁻15 meter. It is a charge independent and spin dependent force. It does not obey inverse square law जो कि ग्रेविटेशन ओबे करता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक ओबे करता है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस आर बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द मेजॉन्स. मेजॉन नाम का पार्टिकल होता है, आपको पता होगा. उस मेजॉन में मतलब न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्स पाया गया है उसे हमने
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पाया जाता है। ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। वीक न्यूक्लियर फोर्स, जस्ट अ मोमेंट, विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी? यस, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स समझ लीजिए क्या लिखा है। The force between the elementary particle emitted during the radioactive decay of a radioactive substance known as weak nuclear force। जैसे कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी रेडिएशन के वक्त में जो भी पार्टिकल निकलते होंगे, प्रोटॉन निकलते होंगे, न्यूट्रॉन निकलते होंगे या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैं उसे वीक न्यूक्लियर फोर्स कहता हूँ। It is the weak force of attraction between the certain particles such as neutron, electron, etc. that is responsible for beta decay of the nucleus। यार न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स जो पाया जाएगा उसे हम लोग वीक न्यूक्लियर कहते हैं। इट इज अ स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन बट वीकर देन ऑब्वियसली व्हाट वाज दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, इट हैज अ शॉर्टेस्ट रेंज जो कि 10⁻⁻2 फर्मी मीटर है, 10⁻⁻17 मीटर के बराबर। इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू वीक बोसॉन्स। वीक बोसॉन्स पार्टिकल्स के नाम है। अब पार्टिकल को डिस्कवर करने में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, तो बोसॉन पार्टिकल के नाम से ही हम उसे जानते हैं एक्चुअली। ऑर्डर ऑफ द रेंज, रेंज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स सबसे बड़ा है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नंबर आता है, उसके बाद न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का नंबर आता है, और सबसे आखिरी में वीक न्यूक्लियर फोर्स का नंबर आता है रेंज के मामले में। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे भारी, उससे हल्का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उससे हल्का वीक न्यूक्लियर, और सबसे हल्का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। The property of weak nuclear force, they are responsible for beta decay. Which of the amongst the force has the longest range of all? ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज सबसे ज़्यादा होती है लेकिन स्ट्रेंथ सबसे कम। फोर्स हैज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सबसे हेवी फोर्स। टुवर्ड यूनिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस, जस्ट अ सेकेंड, क्या ये चलिए रुकते हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत लंबे वीडियोस बनाते हैं तो फिर बच्चे बोर हो जाते हैं, तो शॉर्टकट में फटाफट निपट रहे हैं। इंट्रोडक्शन चल रहा है इस वक्त में, अगले और दो वीडियो हार्डली या मिनिमम एक हुआ तो एक ही, हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पे ही लेके जा रहे हैं। वी आर नॉट लर्निंग फिजिक्स राइट नाउ, हम सिर्फ समझ रहे हैं कि क्या है फिजिक्स, क्या चीज़ें पढ़ने वाले, फिजिकल वर्ल्ड कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है। ओके देन, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।